नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे CNT एक्ट का पार्ट 3। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में काश्तकारों का वर्ग का वर्णन किया गया है? यानी काश्तकार के वर्ग का वर्णन है किस धारा में? धारा 5, धारा 4, धारा 3, धारा 2। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, धारा 4 में जो है काश्तकारों का वर्ग का वर्णन है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 4 के तहत काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? धारा 4 में जो है काश्तकार के वर्ग का वर्णन किया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि काश्तकार जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 8 या 2। इसका सही जवाब होगा ए होगा, 4 है। जो धारा में 4 वर्णन किया गया है, धारा 4 में काश्तकारों का, वो 4 प्रकार के काश्तकारों को वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकारों के वर्ग में कौन कौन आते हैं? काश्तकार के वर्ग के बारे में था, तो कौन कौन आते हैं? भूधारक अथवा उपभूधारक, बी में रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकटीदार के उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी भूधारक अथवा उपभूधारक ये भी काश्तकार हैं, रैयत, दर रैयत ये भी काश्तकार हैं, और सी में जो है मुंडारी खुटकटीदार ये भी काश्तकार हैं, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत रैयत के कौन कौन प्रकार हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत रैयत के कौन कौन प्रकार हैं? अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत, खुटकट्टी रैयत के उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी तीनों जो है अधिभोगी, अंधिभोगी और खुटकट्टी रैयत, ये तीनों रैयत के प्रकार हैं, याद रखिएगा। काश्तकार 4, रैयत 3। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में रैयत का प्रकार का वर्णन है? रैयत के प्रकार के पूछा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में रैयत का प्रकार का वर्णन है? धारा 4, धारा 3, धारा 1 या धारा 5। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, धारा 4 में जो है रैयत के प्रकार का वर्णन है, और काश्तकार का वर्ग का भी वर्णन धारा 4 में ही है, याद रखिएगा दोनों। छठा क्वेश्चन है, भूधारक अथवा उपभूधारक किसे कहते हैं? कभी कभी पूछ देता है कि भूधारक किसे कहते हैं या उपभूधारक, उसके बारे में। तो रैयत को भूधारक एवं काश्तकार को उपभूधारक कहते हैं। बी है, भूस्वामी को ही भूधारक और उनके वंशजों को उपभूधारक कहा जाता है। सी में उपयुक्त दोनों के। डी में खुटकटीदार रैयत को भूधारक एवं उपभूधारक कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, भूस्वामी को ही भूधारक कहते हैं और उनके वंशजों को जो है उपभूधारक की संज्ञा दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। भूधारक और उपभूधारक ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नाम अलग है, लेकिन अगर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। तो भूस्वामी को भूधारक कहेंगे और उनके वंशजों को जो है उपभूधारक कहेंगे, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन, ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन हो और निर्धारित लगान चुकाता हो, क्या कहलाता है? उस काश्तकार का नाम बताइए जो रैयत के अधीन हो, यानी रैयत के अंतर्गत कार्य करता हो, और निर्धारित माने हमेशा जो है लगान वो चुकाता रहता है। तो खुटकटीदार बोलते हैं भूस्वामी के दर रैयत के उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, दर रैयत जो है ये जो है रैयत के अधीन होते हैं और ये जो है निर्धारित लगान चुकाते रहते हैं। ठीक है, दर रैयत। आठवां क्वेश्चन है, जो मुंडाओं के द्वारा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया है, उसे क्या कहा जाता है? जो मुंडा के द्वारा जो है जंगल साफ करके कृषि योग्य भूमि को बनाया गया है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मुंडारी काश्तकार की, मुंडारी खुटकटीदार के, डी में है भूधारक। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, उसे बोलेंगे मुंडारी खुटकटीदार। नवा क्वेश्चन है, वह रैयत जिसे अपनी भूमि का उपयोग या अधिभोग का अधिकार हो, क्या कहलाता है? उपयोग या अधिभोग एक ही है। अधिभोग अगर शब्द कहीं आता है तो गड़बड़ाना नहीं है। अधिभोग जो होता है उसका मतलब उपयोग वो कर रहा है, ठीक है। तो वह रैयत जिसे अपनी भूमि का उपयोग या अधिभोग का अधिकार हो, क्या कहलाता है? दर रैयत, अधिभोग रैयत की, काश्तकार के भूधारक। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, अधिभोग रैयत बोलते हैं, याद रखेगा।
वह रैयत जिसे अपनी भूमि का अधिभोग का अधिकार हो यानी उपयोग का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे? अधिभोगी रैयत। ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है वह रैयत जिसे अपनी भूमि के अधिभोग का अधिकार न हो, माने उपयोग का अधिकार न हो, अपने भूमि का उपयोग का अधिकार न हो या अधिभोग का अधिकार न हो, उसे क्या कहा जाता है? वह रैयत जिसे अपनी भूमि के अधिभोग का अधिकार न हो उसे क्या कहते हैं? अधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत के काश्तकार के खूट। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, अधिभोगी रैयत बोलते हैं जिसको उपयोग का अधिकार न हो। 11वां क्वेश्चन है वह रैयत जिसे खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो क्या कहलाता है? वह भू रैयत जिसे खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो क्या कहलाता है? खुटकटी रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकटीदार के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, खुटकटी रैयत बोलते हैं, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में भूधारक का अर्थ है? भूधारक अर्थ के बारे में पूछा है, भूधारक प्रकार नहीं, भूधारक अर्थ पूछा है। धारा 4, धारा 3, धारा 1 की धारा 5। तो जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि भूधारक अर्थ जो है कौन सा धारा में है, इसका सही जवाब होगा डी होगा, धारा 5 में जो है भूधारक अर्थ का वर्णन है CNT एक्ट के। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने अपनी या दूसरे की भूमि खेती कार्य हेतु धारण किया है एवं उसकी लगान चुकाता हो क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जिसने अपनी या दूसरे की भूमि खेती कार्य हेतु धारण किया है एवं उसकी लगान चुकाता हो क्या कहलाता है? भूधारक, रैयत, काश्तकार की कोरकर। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, उसे बोलते हैं भूधारक। 14वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में रैयत का अर्थ का वर्णन है? धारा 3, धारा 1, धारा 5 या धारा 6। तो रैयत का वर्णन है जो इसमें धारा 6 में, यानी कि डी आंसर होगा। धारा 6 में जो है रैयत का वर्णन है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने अपनी खेती कार्य या करवाने के लिए, खेती जो है करने या करवाने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो क्या कहलाता है? भूधारक, रैयत, काश्तकार की कोरकर। इसका सही जवाब होगा बी होगा, रैयत बोलते हैं उसे, ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ का वर्णन, रैयत का अर्थ का वर्णन पूछ रहा है खुटकट्टी अधिकार के अंतर्गत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 5। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, धारा 7 में है, याद रखिएगा, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। 17वां क्वेश्चन वह व्यक्ति जिसने मुंडाओं के खुट परंपरा से भूमि का अधिभोग का अधिकार ग्रहण किया हो क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जिसने मुंडाओं के खुट परंपरा से भूमि का अधिभोग का अधिकार ग्रहण किया हो क्या कहलाता है? रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकटीदार के खुटकटी अधिकार युक्त रैयत। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, खुटकटी अधिकार युक्त रैयत। 18वां क्वेश्चन है मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 5। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, धारा 8 में वर्णन है, याद रखेगा, मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ। एक यहाँ से जो दिया गया है CNT एक्ट का जो जितना भी टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट इसमें है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन जो है धारा वाइज जो है अलग अलग करके इसको बनाया गया है और आसान भाषा में बनाया गया है ताकि समझ में आवे। स्टार्ट करते हैं। 19वां क्वेश्चन है वह मुंडारी जिसे खुटकटीदार भूमि में जोत का अधिकार हो, वह मुंडारी जिसे खुटकटीदार भूमि में जोत का अधिकार अर्जित किया है, ठीक है, यह अधिकार हो, वह क्या कहलाता है? रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकटीदार के खुटकटी अधिकार युक्त रैयत। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, मुंडारी खुटकटीदार।
20वां क्वेश्चन है भूधारा का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में है? अध्याय पूछ दिया है यहाँ पे। भूधारा का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6। इसका सही जवाब होगा ये हो गया अध्याय 3 में है भूधारा का वर्णन। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है भूधारा का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? भूधारा का वर्णन जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? धारा 16 से 18, धारा 9 से 15, धारा 4 से 8 की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, धारा 9 से 15 में जो है भूधारा का वर्णन है, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन यदि किसी भूधारा के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन न किया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यह किस धारा में है? यदि किसी भूधारा के लगान में बंदोबस्त के समय परिवर्तन न किया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यह किस धारा में है? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 15। इसका सही जवाब होगा बी होगा धारा 9। 23वां क्वेश्चन भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा? इसका वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? भूधारक जो है लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, माने दायी नहीं होगा, इसका वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? धारा 9, धारा 10, धारा 15, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए होगा धारा 9 में जो है भूधारक लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। ठीक है। 24वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का वर्णन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का वर्णन है? धारा 9 के क, धारा 9, धारा 10, धारा 15। इसका सही जवाब होगा ए होगा धारा 9 के क। 25वां क्वेश्चन है ग्राम मुखिया या भूधारक के लगान में वृद्धि किसके आदेशानुसार ही किया जाएगा? ग्राम मुखिया भूधारक के लगान में वृद्धि किसके आदेशानुसार ही किया जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी का आदेश से, अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश से, कि उपायुक्त या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से, कि उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा उपायुक्त या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से। 26वां क्वेश्चन कतिपय भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होगा, इसका वर्णन किस धारा में है? कतिपय भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होगा, इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 10, धारा 9, धारा 10, धारा 15, सॉरी 10, धारा 10 दूगो हो गया है। तो इसका सही जवाब होगा धारा 10 हो गया, यानी ये होगा धारा 10 में जो है कतिपय भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा का वर्णन है, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन ऐसा कोई भूमिहार जिसकी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत रजिस्टर में दाखिल हो लगान वृद्धि का दायी नहीं होगा, इसका वर्णन किस धारा में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई भूमिहार जिसकी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अनुसार रजिस्टर में दाखिल न हो लगान वृद्धि का दायी नहीं होगा, इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 9, धारा 10, धारा 15, धारा 11। इसका सही जवाब होगा बी होगा धारा 10। 28वां क्वेश्चन है भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण का वर्णन किस धारा में है? भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण का वर्णन किस धारा में है? धारा 9, धारा 10, धारा 15, धारा 11। इसका सही जवाब होगा डी होगा धारा 11 में। अगला क्वेश्चन है जब किसी भूधृति या उसके भाग का अंतरण या हस्तांतरण उत्तराधिकारी, विरासत, विक्रय, दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो अतिरिक्त यानी कि अंतरित यानी क्रेता का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, इसका वर्णन किस धारा में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब किसी भूधृति या उसके किसी भाग का अंतरण यानी हस्तांतरण उत्तराधिकारी, विरासत, विक्रय, दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो अंतरित यानी कि क्रेता का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा धारा 11 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखिएगा।
30वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में भूधृति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर प्रक्रिया है? कहने मतलब कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है उसका वर्णन जो है किस धारा में है, जिसमें भूधृति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात करने से, यानी अगर रजिस्ट्रीकरण हो गया तो भूस्वामी अगर उसको इनकार करता है तो उसका प्रक्रिया क्या है, उसका प्रक्रिया का वर्णन किस में है? धारा 9, धारा 10, धारा 15 के धारा 12। इसका सही जवाब होगा डी होगा, धारा 12 में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भूधृति धारा 11 का पालन नहीं करे तो अंतरिति मतलब समझा दिए हैं, क्रेता होता है या उसके उत्तराधिकारी को अधिकार है कि उपायुक्त के पास आवेदन दे और जांच उपरांत उपायुक्त नियमानुकूल आदेश पारित करे और अंतरण स्वतः रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। यह किस धारा में है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई भूधृति धारा 11 का अनुपालन नहीं करता है, ठीक है, तो अंतरिति या उसके उत्तराधिकारी को अधिकार है कि उपायुक्त के पास आवेदन देगा और जांच उपरांत उपायुक्त नियमानुकूल आदेश पारित करें और अंतरण स्वतः रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 11। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, धारा 12 में। 1-2 बार देख लीजिएगा ना, वीडियो आसानी से याद हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? धारा 13, धारा 10, धारा 12, धारा 11। इसका सही जवाब होगा ये होगा, धारा 13 में। अगला क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के किस धारा में किसी भूधृति या उसके भाग का विभाजन हो तो लगान का भी अनुपातिक विभाजन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सीएनटी एक्ट के किस धारा में किसी भूधृति या उसके भाग का विभाजन हो तो लगान का भी अनुपातिक विभाजन किया जाएगा? धारा 10, धारा 12, धारा 11, धारा 13। इसका सही जवाब होगा डी होगा, धारा 13। 34वां क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट के किस धारा में भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण का वर्णन है? सीएनटी एक्ट के किस धारा में भूधृति का विभाजन या लगान के वितरण का वर्णन है? धारा 15, धारा 10, धारा 13, धारा 11। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, धारा 13 में इसका वर्णन है। 35वां क्वेश्चन, कोई जमीन जो पुनर्ग्रहण के योग हो अपने पुनर्ग्रहण के तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी, इसका वर्णन किस धारा में है? कोई जमीन जो पुनर्ग्रहण के योग हो अपने पुनर्ग्रहण के तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी, इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 11, धारा 14, धारा 10, धारा 13। इसका सही जवाब होगा बी होगा, धारा 14 में है, याद रखिएगा। 35वां क्वेश्चन है, पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का वातिलीकरण का वर्णन किस धारा में है? धारा 10, धारा 13, धारा 14 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा सी होगा, धारा 14 में। पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का वातिलीकरण का वर्णन जो है धारा 14 में है, इसका याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जाएगा? मैंने फिर से ग्रहण नहीं किया जाएगा। किस परिस्थिति में पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जाएगा? तो जहां निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य अस्थायी भवन निर्मित किया गया हो, या सरकार के कार्यालय हेतु अधिग्रहित भूमि हो, या वह भूमि जिस पर खदान निर्मित किया गया हो, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, इनमें से सभी। कोई भी भूमि है, माने कोई भी परिस्थिति में यदि कोई भी भूमि अगर पट्टे पर दी गई है, ठीक है, तो उसका पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। कहाँ कहाँ? जहाँ निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य अस्थायी भवन निर्मित किया गया हो, ठीक है, सरकार के कार्यालय हेतु अधिग्रहित भूमि हो, या वह भूमि जिस पर खदान निर्मित किया गया हो। उपयुक्त सभी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 37वां क्वेश्चन है, धारा 14 के अनुसार किस परिस्थिति में पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है? और मैंने कहें वो तो 3 को अलावा है, उसके अलावा ये करें। तो धारा 14 के अनुसार किन परिस्थिति में पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है? किसी छावनी के लिए सरकार
भूमि अधिग्रहण करे, ये सही है। और जिस पर अस्थाई उद्यान, बागान, हौज, नहर, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त दोनों, इसका सी होगा आंसर, याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन, भूस्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? भूस्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? धारा 15, धारा 10, धारा 13, धारा 14। तो इसका सही जवाब होगा, ये होगा धारा 15। 39वां क्वेश्चन, धारा 11 और धारा 12 के अंतर्गत भूमि का अंतरण पर्याप्त नहीं होगा, उसका दाखिल खारिज भी आवश्यक है, इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 11 और 12 के अंतर्गत भूमि का अंतरण पर्याप्त नहीं होगा, उसका दाखिल खारिज भी आवश्यक है, इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 10, धारा 13, धारा 14, धारा 15। इसका सही जवाब होगा डी होगा, धारा 15। 40वां क्वेश्चन है, रैयत यानी अधिभोग रैयत का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस अध्याय एवं धारा में है? अधिभोग रैयत का यानी कि रैयत का वर्णन किस धारा में है? अध्याय और धारा पूछा है तो अध्याय 5 एवं धारा 9 से 15, अध्याय 4 एवं धारा 37 से 50, अध्याय 4 धारा 16 से 36 के इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी होगा, अध्याय 4 एवं धारा 16 से 36 में जो है अधिभोगी रैयत यानी रैयत का वर्णन है, याद रखिएगा। 16 से 36 और धारा अध्याय 4 और धारा 16 से 36 में अधिभोगी रैयत का वर्णन है। 41वां क्वेश्चन, अगर कोई रैयत लगातार कितने वर्षों तक खेती किया हो तभी उसका अधिभोग अधिकार यानी उपयोग का अधिकार बना रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर कोई रैयत लगातार कितने वर्षों तक खेती किया हो तभी इसका अधिभोग अधिकार यानी उपयोग का अधिकार बना रहेगा। धारा 16, धारा 17, इसका वर्णन पूछा कि इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 16, धारा 17, धारा 14, धारा 15। इसका सही जवाब होगा ये होगा धारा 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है मोस्ट वीवीआई का मतलब इसको रख लीजिएगा। 42वां क्वेश्चन है, बंदोबस्त रैयत का परिभाषा सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बंदोबस्त रैयत का परिभाषा सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? धारा 16, धारा 17, धारा 14, धारा 15। इसका सही जवाब होगा बी होगा, धारा 17 में जो है बंदोबस्त रैयत का वर्णन है। आप एक बार अगर बुक में पढ़कर अगर यहाँ पे एमसीक्यू लगाते हैं तो 100% है कि लोग जो है आपको याद होने का गारंटी इसमें मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से जो है सॉलिड है, ऑब्जेक्टिव टाइप पे बना दिए हैं इसको। 43वां क्वेश्चन, ऐसा रैयत जिसने इस नियम के लागू होने के पूर्व या बाद में लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारित किया हो उसे क्या माना जाएगा? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा रैयत जिसने इस नियम के लागू होने के पूर्व या बाद में लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारित किया हो उसे क्या माना जाएगा? खुदकट्टीदार रैयत, दर रैयत, बंदोबस्त रैयत की काश्तकार? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बंदोबस्त रैयत उसे कहा जाएगा जो लगातार 12 वर्षों तक जो भूमि धारित किया हो, चाहे सीएनटी एक्ट लागू हो या पहले से या अभी, ठीक है, उसे बंदोबस्त रैयत कहते हैं, ठीक है। 12 वर्ष बहुत होता है। 44वां क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति रैयत के रूप में भूमि धारण करता है तो वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष बाद ग्राम का क्या समझाया जाएगा? कहना मतलब जब कोई व्यक्ति रैयत के रूप में भूमि धारण करता है तो वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष बाद ग्राम का क्या समझा, माने ग्राम में क्या समझा जाएगा? बंदोबस्त रैयत, खुदकट्टीदार रैयत की दर रैयत की इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ये होगा, उसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा ग्राम में, याद रखिएगा। 45वां क्वेश्चन है, यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन या वाद यानी केस के जरिए भूमि पर कब्जा वापस लेता है तो जमीन के कितने वर्ष अधिक समय तक जमीन का मालिक नहीं रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत माना जाएगा? धारा 17 में इसका वर्णन है। यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन या वाद माने केस के जरिए भूमि पर कब्जा वापस लेता है तो जमीन की कितने वर्ष से अधिक समय तक जमीन का मालिक नहीं रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत माना जाएगा? 3 वर्ष से अधिक, 4 वर्ष से अधिक, 6 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक? इसका सही जवाब होगा ये होगा 3 वर्ष से अधिक, और इसका वर्णन जो है धारा 17 में, ये भी ध्यान रखना है। 46वां क्वेश्चन है, बंदोबस्त रैयत का वर्णन किस धारा में है? बंदोबस्त रैयत का वर्णन किस धारा में? धारा 16, धारा 17, धारा 14, धारा 15। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा,
धारा 17 में है बंदोबस्त रैयत का वर्णन। 47वां क्वेश्चन है कतिपय दशाओं में भूइंहारों तथा मुंडारी खुटखटीदार का बंदोबस्त रैयत होना किस धारा में है? कतिपय दशाओं में भूइंहारों तथा मुंडारी खुटखटीदार का बंदोबस्त रैयत होना किस धारा में है? धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 15। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा धारा 18 में। ध्यान रखिएगा। 48वां क्वेश्चन है धारा 18 के अनुसार यदि किसी ग्राम में मझियस या बड़खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अलावे कोई भूमि जो छोटा नागपुर टेनर्स एक्ट यानी टीनर्स एक्ट 1869 के तहत तैयार किए गए हों तो रजिस्टर में शामिल हो और वहाँ किसी भूइंहर परिवार के सदस्य लगातार कितने वर्षों तक भूमि धारण करते आए हों तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 18 के अनुसार यदि किसी ग्राम में मझिया से बड़खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अलावे कोई भूमि जो छोटा नागपुर टेनर्स एक्ट 1869 के तहत तैयार किए गए हैं, ठीक है, जो रजिस्टर में शामिल हो और वहाँ किसी भूइंहर परिवार के सदस्य लगातार कितने वर्षों तक जब भूमि धारण करते आए हों तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष कि 16 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 12 वर्ष। लगातार 12 वर्ष जो है भूमि धारण करेंगे तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। 49वां क्वेश्चन है यदि किसी ग्राम की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटखटीदार काश्तकार का भाग नहीं हो फिर भी इस अधिनियम या पहले के किसी अधिनियम के तहत मुंडारी खुटखटीदार के रूप में दर्ज हो तो ऐसे ग्राम के मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारी परिवार के सभी पूरा सदस्य जो उसे गांव में लगातार 12 वर्षों से भूमि धारण किए हों तो बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। इसका वर्णन किस धारा में है? तो इसका वर्णन जो है धारा 18 में है। इसका सही जवाब होगा सी होगा धारा 18। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन है बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार का वर्णन किस धारा में? बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार का वर्णन किस धारा में? धारा 16, धारा 19, धारा 18, धारा 15। इसका सही जवाब होगा बी होगा धारा 19 में है बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार का वर्णन। 51वां क्वेश्चन है धारा 19 के अनुसार वह व्यक्ति जो धारा 17 एवं 18 के अंतर्गत किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत हो तो उसे रैयत के रूप में सभी क्या सुरक्षित होगा? धारा 19 के अनुसार वह व्यक्ति जो धारा 17 एवं 18 के अंतर्गत किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत हो तो उस रैयत के रूप में सभी उसे रैयत के रूप में सभी क्या सुरक्षित माने क्या सुरक्षित हो? अधिभोगाधिकार, लगान, बंदोबस्त की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा अधिभोगाधिकार उसे सुरक्षित होगा। 52वां क्वेश्चन है भूस्वामी द्वारा अधिभोगाधिकार का अर्जन का प्रभाव किस धारा में है? भूस्वामी द्वारा अधिभोगाधिकार का अर्जन का प्रभाव किस धारा में है? धारा 19, धारा 18, धारा 15, धारा 20। तो इसका सही जवाब होगा धारा 20। धारा 20 में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। 53वां क्वेश्चन है किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी रैयत के संपूर्ण हित अंतरण में अधिभोगाधिकार का अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 20, धारा 19, धारा 18, धारा 15। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा धारा 20 में इसका वर्णन है। 54वां क्वेश्चन है भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोग रैयत के अधिकार का वर्णन किस धारा में है? भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोग रैयत का अधिकार का वर्णन किस धारा में है? धारा 19, धारा 18, धारा 21, धारा 15। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा धारा 21 में। 55वां क्वेश्चन है किस धारा के अनुसार कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो वह अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति या प्रथा द्वारा इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है। किसी धारा के अनुसार कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो, ठीक है, माने उपयोग का अधिकार हो, वह अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति या प्रथा द्वारा या इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है। इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 19, धारा 18, धारा 15, धारा 21। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा धारा 21।
56वां क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार कोई भी अधिभोगी रैयत अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु, ईंट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु, पेयजल, कृषि कार्य, मत्स्य पालन हेतु कुएं की खुदाई या बांध एवं आहारों के निर्माण हेतु तथा व्यापार, कुटीर उद्योग के संचालन के लिए भवन बनाने के समय में कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो धारा 19, धारा 21, धारा 15, धारा 22, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा धारा 21 के तहत पेयजल, कृषि ये सब जो है उपयोग कर सकता है, याद रखिएगा। 57 क्वेश्चन है, धारा 21 के अनुसार यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा तथा रैयत का हिस्सा कितना होगा? धारा 21 के अनुसार यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता हो तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा तथा रैयत का हिस्सा कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, भूस्वामी का हिस्सा 9.20 होगा और रैयत का हिस्सा जो है 11/20 होगा और भूस्वामी का हिस्सा जो है 9/20 होगा, यानी उपयुक्त दोनों होगा, सी होगा आंसर, याद रखिएगा। तो आज यहीं तक, और इसके बाद पार्ट 4 आएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।